चलिए दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं ज़रा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस अभी हमने पढ़नी है। अच्छा जी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, अब ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसकी वजह से जो लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इनसे जान छुड़ानी चाहिए, और उन्होंने एक जंग लड़ी। अब इसकी काजेज़ हैं इसके, अच्छा 3 हिस्सों में आप वार ऑफ इंडिपेंडेंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्या है, इसकी काजेज़ हम डिस्कस करेंगे, इसकी वजूहत क्या थी। फिर दूसरे हिस्से में इसका हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या था उस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर लड़ी गई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और थर्ड जो इसका पोर्शन होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स फिर क्या पड़े इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे, मुसलमानों की लाइफ पे, और आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इंडियन पॉलिटिक्स है और सोसाइटी है उसके इस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़े। मंगल पांडे मूवी किसने देखी है आमिर खान की? किसने देखी है मंगल पांडे मूवी? सर किसी ने देखी है? नहीं नहीं नो सर। सर। चले मंगल पांडे मूवी देखें। वो उस तरह से इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्जैक्टली हुए थे उस तरह से तो नहीं है, लेकिन उसी थीम के ऊपर बनी हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आपका मतलब इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो मंगल पांडे मूवी देख लीजिएगा। एक और मूवी है वो रानी ऑफ झांसी के नाम से है, और इसी के टाइटल से मेरा ख्याल है भी। और उसमें ये है वो जो नहीं आजकल कौन है यार ले खातून जो, इसको मेरे माइंड से नाम निकला, बारह रानी ऑफ झांसी के नाम से जो है एक मूवी भी है। तो ये दोनों इसी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ही थीम्स में कंगना सर। हाँ हाँ, कंगना रनावत कुछ ऐसे ही है। तो वो आप जो है इनको मूवीज़ को देखें, ये आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आप थोड़ा एंजॉय भी करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। चलें जी वापस आते हैं कि जी काजेज़ ऑफ द वार कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम, अच्छा काजेज़ कोई मैंने मज़ीद फर्दर जो है डिवाइड कर इकोनॉमिक काजेज़, पोलिटिकल काजेज़, रिलीजियस काजेज़, सोशल काजेज़, मिलिट्री काजेज़, ताकि आपको जो है ओवरलैप ना चीज़ें हों, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम इकोनॉमिक काजेज़ के ऊपर बात करते हैं। तो इकोनॉमिक काजेज़ में जी पहली जो काज थी, इंक्रीज़ इन द ब्रिटिश गुड्स। अब इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ इन ब्रिटिश गुड्स का क्या है कि जो प्रोडक्ट्स थी जो बरतानिया में बनती थी, वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, वो कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, वो क्या होती है उनका इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री में। जैसे आजकल नहीं, चाइना की हर चीज़ आपको दुनिया जहान की जो है चाइना की मार्केट में मिलेगी, कि जी वो एक खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी मतलब गाड़ियाँ, मोबाइल, हर चीज़ जो आपको चाइना की मिलेगी। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है लोकल इंडस्ट्री के ऊपर, कि वो एक तो सस्ती होती है चाइना वाली, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स का जो है अपोजिट थी। यहाँ पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने दें कि एक तो चाइना की जो चीज़ें हैं वो सस्ती नज़र आती हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू आप कह सकते हैं जो लोकल या बाकी जो ब्रांड्स हैं। तो लोग जो है फिर वो क्या करते हैं, वो हैं भी बल्क में बहुत ज़्यादा, तो उसकी तरफ लोग जाते हैं अगर आप सस्ते के उस कॉन्टेक्स्ट में जाएं। लेकिन वो देर पा अगर आप देखें तो फिर वो मसला भी होता है। तो उस वक्त ये था कि इसी तरह से ब्रिटिश गुड्स जो हैं प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल मार्केट में ज़्यादा थी। अब जब लोकल मार्केट में वो ज़्यादा होंगी तो उसका मतलब क्या होगा, उसका लोकल जो आप कह सकते हैं इकानमी है उसके ऊपर दो तीन इम्पैक्ट्स होंगे। नंबर वन, डीवैल्यूएशन ऑफ दी लोकल प्रोडक्ट्स, उससे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, नंबर वन। और अब लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू अगर कम होगी तो जो लोकल फैक्ट्रीज हैं वो डेफिनेटली उसकी मार्केट में जब वो नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, तो वो उनको प्रोडक्ट्स का जो कम बनाना शुरू करेंगे ना, मतलब उसको कमी करेंगे उसकी प्रोडक्शन की। जब वो कम बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अब वो एम्प्लॉयज़ को जो जॉब शॉब दे रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयज़ भी काम चाहिए होंगे। अब एम्प्लॉयज़ काम चाहिए होंगे तो वो डेफिनेटली उनमें अगर 50 काम कर रहे हैं तो उसमें 20 की छुट्टी करवा देंगे, 30 से काम करवाएंगे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पड़ेगा। एक तो इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि लोकल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो इसका डिवैल्यूएशन हुई और उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी इसकी वजह से। दूसरा ये था इसका, इसी से रेलिवेंट ये चीज़ है कि ब्रिटिश पता है क्या करते थे कि कपड़े की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने अच्छी अच्छी रिफाइनरी और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई थी बरतानिया में, और उसका जो रॉ मटेरियल है कपड़ा किससे बनता है? कपड़ा किससे बनता है? धागे से बनते हैं। धागा, रुई जो है, मतलब पटसन और वो सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे बंगाल और यहाँ पे होती थी। तो वो करते क्या थे बड़ी चालाकी से, फैक्ट्रीज उन्होंने लगाई हुई थी वहाँ पे बरतानिया में, और उसका जो रॉ मटेरियल है जिससे वो बनता है वो ले जाते थे यहाँ से, इंडिया से। अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि वो यहाँ से सस्ते दामों वो रॉ मटेरियल तो ले जा रहे हैं, मतलब फॉर सपोज वो रुई जो है वो यहाँ पे 500 रुपये मन लेके जाते हैं और उससे पता नहीं कितने कपड़े वहाँ पे बना लेते हैं।
तो उसको जो है आप कह सकते हैं वापस वही जो एक एक जोड़ा है वो 500 हज़ार का बेचते हैं, उससे पता नहीं कितने जोड़े बन जाएंगे। तो वो अब क्या होगा कि यहाँ से सस्ते दामों को वो उसका रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं और उसको जो फाइन प्रोडक्ट बन रही है उसकी वहाँ पे बरतानिया में, उसको यहाँ पे लोकल में उसको महंगे दामों बेच रहे हैं, उसका फ़ायदा डबल ट्रिपल और आप कह सकते हैं कि पता नहीं कितने % ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लोकल इकानमी के ऊपर। और जो थर्ड चीज़ इसके साथ आप कह सकते हैं जुड़ी हुई इकानमी के साथ इसकी वजह से वो ये है कि इंडस्ट्री अगर लगी है वहाँ पे बरतानिया में, तो यहाँ से इंडियंस थोड़ा ही वहाँ पे जाके मजदूरी करने या उसमें काम करने जाएंगे, वहाँ पे लोकल वहाँ के बरतानिया के लोग ही काम करेंगे ना। तो जॉब्स किन को मिलेंगी? वहाँ के लोगों को, ना कि यहाँ पे वाले लोगों को। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे लगती तो फिर यहाँ के लोकल लोग काम करते तो उनको फ़ायदा होता। तो इसका भी अगेन वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी और उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? बरतानिया को हो रहा है। अच्छा, ये पहली जो काज मैंने समझाने की कोशिश की इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? इसका क्या मतलब समझूं? हाँ या ना? खामोशी का क्या यस सर, यस सर क्लियर यस सर। यस Yes, sir, सर clear है। सेकंड जो इकोनॉमिक काज है वो है, अच्छा इका फैक्ट्री के बाद दूसरी जो बड़ी यहाँ पे मार्क आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वो था जिससे इकानमी जहाँ पे ग्रो कर रही थी या सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम था लोगों का, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। ठीक है जी। तो दूसरा जो चीज़ थी वो एग्रीकल्चर थी। अब इन्होंने क्या किया कि जिन जिन एरियाज में इनका कंट्रोल था ब्रिटिश का, इन्होंने वहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ हैवी एग्रीकल्चरल टैक्सेस, वहाँ पे इन्होंने मतलब हैवी किस्म के बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। फॉर सपोज अगर साल में जी जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपए की किसी की वो हुई है कोई खेत में जो गंदम हुई है किसी एक एकड़ से, तो 100 रुपए में से वो क्या करेगा बंदा जो है वो 20% जो है या 30% जो है वो किसको देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अब अगर वो 30% फॉर सपोज कहते हैं कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, तो अब उसने खर्चा भी किया हुआ है उसको फसल को उगाने के लिए, सारा कुछ जो है पूरा उसने मेहनत भी की है 6 महीने या 1 साल जो की है, तो अब उसका इतना नफ़ा है ही नहीं, मुनाफा ही नहीं हो रहा कि जितना वो टैक्स उससे मांग रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो दिवालिया हो जाएगा ना। कि जितनी की प्रोडक्ट बन रही है या वो एक गल्ला जो है उगा रहा है, वो उतने उसके अपने अखराजात ऑलरेडी नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से इतना बड़ा टैक्स लगाया दिया यार। तो दूसरा जो उन्होंने काम किया वो इतने हैवी टैक्स लगाए जिससे आवाम जो है परेशान थे। और अब जो होता ये था कि एक तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आप टैक्स ना दें, आपने टैक्सेस देने ही देने हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट जितनी हुई है या नहीं हुई है उससे उनको कोई गर्ज नहीं है। अगर दूसरी सूरत में कि आपकी उतनी प्रोडक्ट नहीं हुई, आप उतने % टैक्स नहीं दे सके जितना वो कहते हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपकी जो ज़मीन है वही कब्जा कर लिया जाएगा, उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी दोहरा जुल्म आप कह सकते हैं। पहले इतने टैक्सेस हैं, अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता तो उससे ज़मीन ही आप जो है उसकी छीन लें। तो ये कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। थर्ड आप इकोनॉमिक काज ये कह सकते हैं कि लो सैलरीज टू दी लोकल सोल्जर्स। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो बड़े रैंक्स थे, हाई रैंक्स आप कह सकते हैं, कैप्टन, मेजर, जनरल, कर्नल जो भी हैं, वो अंग्रेज़ खुद लगते थे और लोकल इंडियंस को उस पर नहीं अपॉइंट किया जाता था। बहुत रेयर आप केसेस आप कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता था। जो लोकल इंडियंस होते थे उनको, जिनमें हिंदू, मुसलमान जितने भी कम्युनिटी, सिख भी थे, तो ये आप आर्मी के जो सर्व करते थे ब्रिटिश आर्मी को, तो उनको लोकल रैंक्स पे रखा जाता था, मतलब सिपाही जो आम किस्म के आप कह सकते हैं इस तरह के। तो अब डेफिनेटली क्या होगा कि उनकी सैलरी जो होगी वो कम होगी ना, जो एक सिपाही होगा एज़ कम्पेयर टू एक कैप्टन के। और ये भी आप कह सकते हैं इकोनॉमिक काज है कि रिजेंटमेंट थी कि क्यों नहीं हम बड़ी पोस्ट पे लगते और क्यों हमारी सैलरीज जो हैं वो कम है। तो ये एक इकोनॉमिक काज हो गई। अब आते हैं जो पोलिटिकल काजेज़ के ऊपर कि पोलिटिकल काजेज़ कौन-कौन सी थी। तो पोलिटिकल काजेज़ में सबसे पहली जो काज थी, एक उन्होंने आइन या आप कह सकते हैं कि कानून इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटिश ने, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये पहली वाली जो चीज़ है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब है जी? ये एक ऐसा कानून इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि आपको पता है कुछ 600 प्लस जो हैं पार्टीशन से पहले, पता नहीं 636 हैं कुछ, वो थी प्रिंसली स्टेट्स थी ना इंडिया के अंदर, जिसमें मैं 2-4 आपको एग्जांपल दे देता हूँ। दीर थी, सवात थी, कलात, बहावलपुर स्टेट, ये बहुत सारी स्टेट्स जो हैं, आप पाकिस्तान से सिर्फ मैंने बताया, इंडिया जो है अभी उसमें बहुत सारी थी। तो ये कानून ये था कि अगर फॉर सपोज जी सवात का जो एक प्रिंस है, जो शहजादा है, उसकी डेथ हो गई है, जो भले वो मुसलमान हिंदू है जो भी है लोकल है, तो उसके बाद उसका अगर कोई बेटा जो है वो नहीं है, जो नेचुरल हायर नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो कोई और उस पर रूल नहीं करेगा, नेक्स्ट उसका रिलेटिव नहीं कर सकता, या अवाम के पास कोई ऐसा हक नहीं है कि वो किसी और को रूलर चुन लें या कोई इलेक्शन हो या कुछ तरह से। अब वो डायरेक्टली वो जो इस तरह का कोई केस होगा तो वो जो आप कह सकते हैं कि स्टेट है वो ब्रिटिश उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे।
तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर यूं भी कब्जा कर लिया कि ये जो कानून इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। होना तो ये चाहिए ना कि फर्स्ट सपोज मियाँ वाली का कोई एक प्रिंस है तो वो या तो उसका बेटा है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वहाँ की आवाम के पास ये राइट होना चाहिए कि वो किसको नेक्स्ट रूलर बनाना चाहते हैं, वो वोट करें या किसी को इलेक्ट करें, सेलेक्ट करें या कोई तरीक़ेकार। लेकिन ऐसा नहीं होता था, तो ये इनको क्या कर लेते थे, उस जो स्टेट है उसको कब्जा कर लेते थे। तो सेकेंड जो पोलिटिकल काज है वो इंसल्टिंग बिहेवियर टूवर्ड्स द मुगल एम्पर। अब देखें, मुगल एम्पर जो थे, जो बादशाह थे, वो बेशक जो है उस तरह से कॉम्पिटेंट नहीं थे या जो भी थे, वो एक सिंबल तो था ना मुसलमानों के लिए पावर का कि जी हम रूल कर रहे हैं, हमारा सिंबॉलिक हेड है। और इवन हिंदूज़ के लिए भी जो लोकल हैं उनके लिए भी वही पावर, मतलब उनके ऊपर रूल करते आ रहे थे। तो अब जब ब्रिटिश ने क्या हुआ कि 1857-8 में जो लास्ट मुगल रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र दी सेकंड, जो वो कहता है कि 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए जार में, तो उसको क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो उसको क्या किया कि उससे हटा दिया गया, उसके सुल्तान उसको कहा कि अब यू आर नो मोर एम्पर ऑफ इंडिया, नंबर 1। यार ये अपना माइक म्यूट करें, कौन माइक अपना म्यूट करें प्लीज़। उसके बाद जो है ये किसका माइक है? सर इसे रिमूव कर दें सर। सर ये आउटसाइडर है, इसको रिमूव कर दें सर। ये कौन है? सर ये क्लास मारिया से नाम नहीं का है। आया हुआ है। आउटसाइडर है। तो ये कैसे अलाउ हो जाता है इनको? सर ये अपने क्लास का कोई और चेंज करके आया होगा। सर मीटिंग को लॉक कर दें। मैंने इसको तो रिमूव कर दिया। तो ये क्या नाम है आपका? मुअज़्ज़म, ये कौन है, किस क्लास का है? सर ये हमारी क्लास का ही होगा सर, नाम चेंज करके आया होगा सर। ज़रा इसको ट्रेस करो ना, वरना मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या तरीक़ेकार है कि नाम चेंज करके जो भी ओके है, सर। लड़कियों का सर नाम वैसे पता नहीं चलता ईमेल के बगैर। अच्छा, ये जो नाम आप लोग चेंज कर करके आते हैं ना, एक मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं, इससे पता है आपका क्या नुकसान होगा कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नाम है ना हमारे पास, जब मैं इसकी अटेंडेंस लूँगा ना इस पे, तो वो ये नाम शो करेगा, किसी ने मारिया लिखा हुआ है तो जिसने बख लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। अब वो जो मारिया के किसी ऐसे ही आप कह सकते हैं कि फर्जी नाम से आया हुआ है या जो भी है, तो वो वहाँ पे काउंट नहीं होगा, वहाँ पे वही नाम शो हो रहा होगा। तो फिर हम उसको कैसे कहेंगे कि ये मुअज़्ज़म था या एक्स वाई। तो आपने जो आपका रियल नेम है काइंडली उससे लॉग इन किया करें आप लोग, अदरवाइज आपकी वो अटेंडेंस उस तरह से वो शो नहीं हो रही होगी। वहाँ पे वो नाम आ रहा होगा जिस नाम से यहाँ पे आपने लॉग इन किया हुआ है। तो कोई भी आइंदा से जो है अपने रियल नेम के अलावा जो है किसी और नाम से लॉग इन ना हो, वरना आपकी वहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी। मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पे आपका पूरा डाटा आ रहा होता है कि जी कौन किस नाम से है, कौन किस नाम से है, उसकी ईमेल एड्रेस कितना कौन सा है, और उसने कितने मिनट ज्वाइन किया, वो सारी पूरी आपकी डिटेल आ रही होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस वजह से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अपनी अटेंडेंस काउंट करवानी है तो अपने रियल नेम के साथ जो आपका रजिस्टर्ड है वहाँ पे नमल में, उसके साथ अपना लॉग इन किया करें ताकि वो आपका रिकॉर्ड पूरा आए यहाँ पे। ठीक है जी, चलें जी सर वापस। ये और भी आसिफ इकबाल यार हमज़ा, सॉरी हमज़ा कह रहा हूँ, मुअज़्ज़म, इनको फिर जो हमारी क्लास के नहीं है इनको कैसे हम उसको कर सकते हैं वो कि वो उसको ज्वाइन ना करें? लॉग कैसे कर सकते सर मीटिंग होते हैं ना सर उधर मीटिंग रूम जो होता है उसका ऑप्शन होगा, मीटिंग रूम ऑन कर देते हैं। तो फिर ऐसा होगा सर, आप भी आएगा, आपसे पूछ के आप उसको अलाउ करेंगे तब वो एंटर होगा। हैं? नहीं तो मुझे तो अभी नहीं ना पता कि आप ये मारिया एक्स वाई जी आसिफ ये हैं कि नहीं है। अभी तो मेरे पास उस तरह से आप सब लोगों के नाम मुझे नहीं ना याद रहते, तो मैं फिर किस तरह से इसको सिर्फ लॉग कर सकते हैं कि जो सिर्फ CS के हों वो इसमें एंटर हों, जो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं इसके? नो सर, इस तरह कोई ऑप्शन नाम नहीं नोट है कर लेना हमारे CS सर वालों है के एक तो ऑप्शन, सर लिंक को ऑथराइज कर ले। लिंक जो है फिर मैं उस तरह से अलाउ करूँगा कि वो जो आप लोग जो रजिस्टर्ड हैं वो या उसमें ज्वाइन करें, कैसे? यस सर, हमारी नमल ये वाली सर सिर्फ Gmail नमल है, वाले वो ज्वाइन सिर्फ कर आप सर सकेंगे। जिसके मेल में वाली नमल Gmail डॉट के edu.pk आता है सिर्फ वो आ जाए बस। अच्छा, जब ये मैं एक्सेप्ट कर रहा होता हूँ तो तब वो आपका namal.edu वाला आएगा वहाँ पे। दूसरी बात ये भी है, तो एक नो है सर, वो नो हमसे सर, इस पहले तरह खुद नहीं है। परमिशन लेगा सर, इसके अलावा हम जो सकेंगे। ये आप जूम पे लॉग इन के लिए हमें ऑप्शन मिलेगा ना कि आपने एक मेल से इन होना है, तो अगर वो मेल नमल की हो तभी हम एंटर हो सकेंगे, बस नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि आप देखें आपके ग्रुप जो है उसमें मैं ये लिंक शेयर करता हूँ, तो उन तक ये कैसे पहुँच जाता है ये लिंक? सर कोई ना कोई शेयर कर देता होगा आगे। सर इसी क्लास का ही है सर।
ये मौजम कौन है, मुझे बताओ तो सही जरा, इससे कौन है? सर ये सर पता नहीं सर क्लास में ये कोई बॉयज पिछली सेमेस्टर से होते आ रहे हैं। वैसे तो नहीं खोलिए चलता, सर, ये कोई कर लिंक देते। फॉरवर्ड कर दे। चलिए मैं ये आईटी वालों से बात करता हूँ और आपके जो डॉक्टर साहब हैं ना, आपके एचओडी साहब, उनसे बात करता हूँ कि इसको किस तरह से इसका वो हल ढूंढा जा सकते हैं। तो फिर वही लोग होंगे जो इस क्लास के होंगे, ये नेक्स्ट में फिर वही लोग होंगे जो इस क्लास के हैं। चलिए ये ठीक है जी, वापस आते हैं हम कहाँ पे थे। तो पॉलिटिकल काजेज़ पे मैं ये बता रहा था कि जो इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स दी, आप कह सकते हैं, मुग़ल एम्परर था, वो ये था कि एक तो बहादुर शाह ज़फ़र को ना सिर्फ वहाँ से थ्रोन से हटा दिया गया, बल्कि उसके जितने भी आप कह सकते हैं हायर्स थे, वो मतलब बेटे थे या उसके रिलेटिव थे, सब का कत्ल कर दिया गया रेड फोर्ट में जो लाल किला है। और उसके साथ साथ उसको क्या कर दिया, उसको कैदी बना के रंगून ले जाया गया, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसकी वहीं पे डेथ हुई 1862 में बर्मा वाली साइड पे। तो ये एक मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंसल्टिंग बिहेवियर था उनका, जो एक एम्परर रहा है या उनका जो रूल करते रहे हैं। जी दाऊद, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? सर जैसे शाह आलम को इन्होंने मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रख दिया था, तो इसे भी तो रख सकते थे ना, ये जो था बहादुर शाह जफर था टू, तो इसकी क्यों इस सर जलावतन कर दिया था इन्होंने? अच्छा, वो प्रोटेक्शन वाली जो बात है, वो यहाँ पे ये है इसका आंसर कि वो उस वक्त जो प्रोटेक्शन में रहे हुए थे, वो तो उस तरह रजिस्ट नहीं ना कर रहे थे इसको, ब्रिटिश राज को, तो वो उसको पेंशन भी मिल गई, सारा कुछ। अब जो ये बहादुर शाह जफर है, ये आप जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको लीड कर रहा था दिल्ली में जो है। तो अब वो उसको रजिस्ट कर रहा था, तो वो क्यों है उसको जो है सिर्फ जो है वो कहें कि प्रोटेक्शन में रहो और हम आपको पेशे देते हैं और आप रह रहो। तो वो इस वजह से इसको ये सजा दी गई कि इसने तो जो उसको रजिस्ट किया। ये फ़र्क इन दोनों में ये है कि शाह आलम ने उसने रजिस्ट नहीं किया और इसने जो लीड किया, तो ये वजह थी इसकी। ठीक ओके है। सर। अच्छा जी, अब आते हैं रिलीजियस ठीक। काजेज़ के ऊपर कि कौन कौन सी थी। रिलीजियस काजेज़ में सबसे पहले प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है ना, कि इन्होंने क्या किया कि मिशनरी स्कूल्स भी थे और इसी तरह से बहुत सारे मिशनरी वहाँ से आए और उन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। मतलब उसमें हिंदूज़ भी थे, मुसलमान भी आप कह सकते हैं, और इवन सिख भी जो हैं, जो लो कास्ट से आप कह लें या जो उनका इकनॉमिक सूरत हाल उस तरह से नहीं थी, तो उनको झांसा दिया जाता था कि आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, इकनॉमिकली हर तरह सपोर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन शुरू होगी। ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर सिख हों। और सेकंड जो रिलीजियस काज है वो ये थी कि एंटी रिलीजियस लाज, कुछ लाज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए जो हिंदुज़म में आप कह सकते हैं उनको वो नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे। फॉर सपोज क्या, बैन ऑन सती। सती ये होता है कि जब हिंदुज़म में अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और इस तरह से नहीं होता होता कि जब उसकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो उसकी औरत को भी उसके में जो मतलब उसकी बीवी उसको साथ उसके वो जलाया जाना। ठीक है। इस तरह से हिंदुज़म में जो विडोज़ हैं, उनको रीमैरी की इजाज़त नहीं है। कि इस्लाम में तो है ना कि जो बेवा है वो दोबारा से शादी कर सकती है, लेकिन हिंदुज़म में वो ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म में आप कह सकते नहीं है। लेकिन अभी ये मामला बहुत चेंज है, अभी इस कॉन्टेक्स्ट को उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप कहें कि सती एक इलीगल काम है या अन ह्यूमन आप कह लें या रीमैरी वाला, ये सारी चीज़ बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन एक मज़हब के अंदर अगर उसका हिस्सा है तो फिर वो उसका हिस्सा है, वो भले गलत है, ये ठीक है। तो ये आप हिंदुओं के आप कह सकते हैं कि जो मजहबी रसूमात हैं या मज़हब के ट्रेडिशन हैं, उनके अगेंस्ट था, जिस वजह से फिर जो है ये एक रिजेंटमेंट आई। अब आते हैं जी सोशल काजेज़ के ऊपर। तो सोशल काजेज़ में सबसे पहले एक है डिसरिस्पेक्ट फॉर द कल्चरल हेरिटेज। अब इन्होंने ये बावर कराना शुरू कर दिया लोकल इंडियंस को, ब्रिटिश ने, कि जी हम जो हैं हम सुपीरियर हैं और आप लोग जो हैं ये इन्फीरियर हैं, कि आप कोई लो कास्ट हैं। फॉर सपोज आपको जो है ना तो ठीक से पढ़ना आता है, ना आपकी लैंग्वेज जो है सुपीरियर है, ना आपका कल्चर है। और मतलब हर चीज़ से उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाती थी कि हम सुपीरियर हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं और आप जो हैं अनसिविलाइज्ड लोग हैं। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे मतलब कौन सा लैंग्वेज है। और डेफिनेटली वो इंग्लिश जो है वो उसको सुपीरियर लैंग्वेज कहा जाता था। फिर हमारा एजुकेशनल सिस्टम और वो सारी चीज़ें। तो अब ये देखें कि जो लोकल कल्चर है, क्या ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं थी, यहाँ पे लोग सिविलाइज नहीं थे, उनको कपड़े पहनने का वो ढंग नहीं था या सारी चीज़ें, क्या ऐसा नहीं था? तो ये जो उनके कल्चर को ये ह्यूमिलेट करना या इन्फीरियर साबित करना, तो ये भी एक मुसलमानों और इंडियन सब जो हैं, ख़ास करके हिंदू मुसलमान, इनके एक जो है रिजेंटमेंट थी कि ये हमारे कल्चर को जो है क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सेकंड से जो आप कह सकते हैं कि सोशल काज थी वो इंसल्टिंग बिहेवियर टू वर्जी
आप कैसे लोकल पीपल के, वो अगेन वही बात है कि इन्फीरियर सुपीरियर वाली कहा जाता था कि हम जो ब्रिटिश हैं, जो गोरी चमड़ी वाले आप कह सकते हैं अंग्रेज़ हैं, वो क्या हैं जी सुपीरियर हैं, और जो लोकल इंडियंस हैं वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो क्या हैं जी कोई लो कास्ट आप कह सकते हैं कि या लो क्रिएशन है, इन्फीरियर क्रिएशन है, मतलब रेशल आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता था, जिसकी वजह से उनके अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती थी। अब आ जाते हैं जी मिलिट्री काजेज कौन कौन सी थी। मिलिट्री काजेज में सबसे पहले जो मैंने पहले भी डिस्कस की है इकोनॉमिक काजेज के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन इन रैंक्स, कि जो मिलिट्री के अंदर लोकल इंडियंस थे, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख जो भी थे, तो उनको लो रैंक्स पे रखा जाता था, सिपाही और इस तरह से। उसके ऊपर रैंक जो बड़े रैंक्स हैं वो सिर्फ ब्रिटिश के पास होते थे। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़ते और मरते जो हैं वो लोकल आपका सॉरी जो है लोअर कास्ट के हैं या लोअर आप रैंक्स के हैं, फौजी हैं, और जो स्पाइज हैं और जो जनरल कर्नल मेजर वो सारे कौन हैं, ब्रिटिश हैं। तो इस वजह से ये भी एक रिजेंटमेंट थी। फिर दूसरी जो मिलिट्री काज है वो ये थी कि र्यूमर्स टू कन्वर्ट द सोल्जर्स, के कुछ ऐसी र्यूमर्स थी जिसको आप कह सकते हैं कि ये कहा जाता था कि जो ब्रिटिश उसके अंदर हैं, आर्मी के अंदर लोग हैं, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे या जो भी थे, उनको ये कहा जाता था कि जी ये कन्वर्ट किया जा रहा है, जो सोल्जर्स हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है टूवर्ड द क्रिश्चियनिटी। और तीसरा जो चीज़ थी वो ये था कि डिसबैंड ऑफ द आर्मीज ऑफ नेक्स्ट स्टेज। अब ये कुछ यूँ था जैसे मैंने वो आर्मी वाला आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की कि जो जिस तरह से नहीं करते थे कि वो जो उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे स्टेट्स के ऊपर, तो इसी तरह से ये कब्जा किसके हेलो क्लास आवाज आ रही है? अरे अभी आ रही है, पहले कट अभी गई अभी थी। थोड़ी देर चली गई थी, अच्छा ये म्यूट हो गए र्यूमर्स थे। अच्छा र्यूमर्स टू कन्वर्ट द सोल्जर्स वाली बात क्लियर हो गई थी या यहाँ से इसको दोबारा से बात करो? हो गई थी सर ये रिपीट करो सर। अच्छा इसको रिपीट करो। र्यूमर्स ये थी कि जो आर्मी के अंदर जो है ना, चाहे हिंदू हैं मुसलमान या सिख हैं, उनको फोर्सफुली शायद कन्वर्ट किया जा रहा है टूवर्ड्स दी क्रिश्चियनिटी, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब लास्ट जो है ना डिसबैंड ऑफ आर्मीज ऑफ द नेक्स्ट स्टेट्स, वो ये था जैसे मैंने आपको वो नहीं एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने, ये लैब्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, उसके थ्रू क्या करते थे कि पूरी स्टेट को कब्जे में कर लेते थे। अब जब उसको जिस स्टेट को उन्होंने कब्जे में किया, फॉर सपोज बहावलपुर स्टेट को किया है, तो उसके जी 50,000 जो हैं वो थे मिलिट्री थी जो बहावलपुर का प्रिंस था उसकी। अब जब उसको इन्होंने पूरी उस स्टेट को कब्जा कर लिया, तो वो जो 50,000 लोग थे उस आर्मी को ये ख़त्म कर देते थे कि ये स्टेट की आर्मी ख़त्म है जो पहले वाली थी, अब हमारी अपनी आर्मी होगी, वो जो यहाँ पे लाते थे। अब वो जो 50,000 आर्मी है इन्होंने ख़त्म की है फॉर्स वो, अब वो 50,000 लोग नहीं है, वो 50,000 फैमिलीज़ को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, तो किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा जो सर्व कर रहा होगा, वो एक पूरे ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा होता है ना, जो उसमें सर्व कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब ये डिसबैंड करते थे उस किसी भी स्टेट की आर्मी को, तो वो जो थे लोग वो क्या हो जाते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट होती थी और उनके घरों में इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा हो जाती थी, क्रिटिकल सिचुएशन, और इस तरह से उनके अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती थी। अब आते हैं जी इमीडिएट काज। इमीडिएट काज क्या होता है, मैंने शायद पहले एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया, कि कोई भी जब इवेंट होता है हिस्टोरिकल इवेंट, उसके 3 किस्म की काजेज होती हैं। एक लॉन्ग टर्म काजेज, ये जो सारी हमने डिस्कस की हैं, ये मतलब चलती आ रही थी, ये फ़ौरन एक दिन की बात नहीं है, ये जो जितने भी काजेज की है होता आ रहा था। और फिर कुछ होती हैं शॉर्ट टर्म काजेज के, जो मतलब कुछ चंद माह या कुछ चंद दिन पहले कुछ ऐसी लाज आते हैं इस चीज़ें। और एक होती है इमीडिएट काज, जैसे मैं कहता हूँ कि सरदार मुअज़्ज़म इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मी, कि अभी से मुझे फ़ौरन से रिस्पॉन्स करो, तो वो इमीडिएटली होता है जल्दी से, अभी। तो मतलब जो इवेंट हो रहा था उससे बिल्कुल फ़ौरन जो जहाँ से वो शुरू होती है ना चीज़ या अब्रप्ट होती है, उसको कहते हैं इमीडिएट काज। तो इमीडिएट काज इसकी क्या बनी थी, ये इस पे पूरी मूवी बनी हुई है मंगल पांडे, ये जो काज है इस पे, यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये चीज़ें तो वहाँ पे एज सच एक्सप्लेन नहीं हुई, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जो है कम अज़ कम वो उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हुई हुई हैं। होता कुछ यूँ है जी कि 1856 में एक राइफल जो है गन जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिसका नाम होता है इनफील्ड राइफल, ठीक है। अच्छा आप मूवीज़ में देखते होंगे कि कुछ ऐसे वो हैंड बम्स होते हैं जिनके एक पिन लगी होती है, और उसको मुंह से जो है अनपिन करके तो वो फेंकते हैं और वो उसका वो धमाका होता है। आप लोगों ने डेफिनेटली सबने देखा होगा। यस सर। तो इसी यस तरह से सर। ये जो राइफल बनाई गई थी, इसके अंदर भी जो कैट्रेज यूज होता है ना, कैट्रेज किसको कहते हैं, कारतूस को या गोली आप कह लें जो भी है, तो वो
या इसमें जो इस्तेमाल होता था, तो उसका भी एक पिन होती थी। उसको पिन को पहले आप निकालेंगे मुंह से और फिर जाके जो उस राइफल के अंदर जो उसको आप डालेंगे और फायर करेंगे। तो अब ये र्यूमर ये थी इसके बारे में, ये कहा यह जाता था कि ये जो कैट्रिज है ना, ये जो कारतूस इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गोलियां इस्तेमाल हो रही हैं इस राइफल के अंदर, उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो बनाया गया है, वो या तो पिगन जो है आप कहते हैं सूअर की उससे बना हुआ है, चर्बी से बनाया गया है, या फिर जो है किसी गाय की चर्बी से बनाया गया है। अब देखें दोनों चीज़ें जो हैं वो एक हिंदुओं के लिए जो है मतलब मना है और दूसरी मुसलमानों के लिए मना है। कि हिंदू जो है वो किसको सेक्रेड मानते हैं, गाय को, और मुसलमानों के लिए जो पिगन है या सूअर है वो क्या है, हराम है। दोनों मज़ाहिब में मतलब वो डिफरेंट चीज़ें। तो अब मुसलमानों ने भी कहा कि हम भी इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, और इन्होंने कहा कि हम भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये काज बनी इसकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की इमीडिएट काज। अच्छा जी जी कुछ बोलना चाह रहा है कोई? अच्छा जी, ये तो हमने इवेंट्स पे बात की। अब इवेंट्स सॉरी जो है काजेज पे हमने बात की। अब हम आते हैं इवेंट्स क्या हुए ना, कि हुआ क्या उस वार में एग्जैक्टली। हुआ कुछ यूँ कि वो जब इस तरह की सिचुएशन बनी, वो जो मैंने अभी बताया राइफल वाली, तो 1857 मार्च 1857 में एक बंदे का हिंदू था जिसका नाम था मंगल पांडे, और ये एक आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्व कर रहा था, अंग्रेज़ों के आर्मी के अंदर। तो इसको कहा गया कि जी आप फायर करें वही बंदूक जो है वो राइफल। तो उसने कहा मैं नहीं फायर करता। उसने अपने ऑफिसर का जो एक ऑर्डर है उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। जब उसने रिफ्यूज़ किया तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि तुमने क्या किया कि जी ब्रिटिश जो आर्मी का बंदा है ऑफिसर है, उसको जो उसकी बात नहीं मानी, तो उसको क्या किया, उसका कोर्ट मार्शल आप कह रहे हैं, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस इवेंट के बाद जो है, जो जितने भी बाकी आर्मी के अंदर सर्व कर रहे थे हिंदू और मुसलमान और जितने लोकल थे, उनके अंदर जो है गुस्सा पैदा हुआ कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। अब मई 1857 में क्या हुआ कि अब जो मेरूट जिसको मेरठ भी हम कहते हैं, वहाँ पे इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे ये क्यों शोर आ रहा है यार? बख्तुल्ला आपने क्यों इसको म्यूट नहीं किया हुआ? अनसर बख्तुल्ला आपने क्यों इसको म्यूट नहीं किया हुआ? सर वो मिस्टेकनली हो गया था, बस चलें कोई म्यूट। खैर है, कोई बात नहीं। तो अगली चीज़ जो हुई, जब ये मंगल पांडे वाला एपिसोड हुआ, तो मेरठ में जो है जो स्पाइस थे, स्पाइस मतलब यहाँ पे स्पाई इंग्लिश के लिए अल्फाज यूज होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने भी कहा कि हम इसको नहीं इस्तेमाल करते। मेरठ में दूसरा यूनिट हुआ। अब जब ये हुआ तो ये जितने भी लोग थे ना, जितने सिपाही थे जिन्होंने इसको गन को चलाने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इनको सबसे पहले तो प्रिजन में डाल दिया। जब इन्होंने प्रिजन में डाला तो अब इन्होंने क्या किया कि वहाँ से प्रिजन तोड़ी और निकल गए ये सारे लोग ना। और इन्होंने जितने भी वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनके 14 से 16 जितने लोग भी थे, उन सबको क्या कर दिया, उनको मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया ये लोकल इंडियंस ने। अब इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है आप कहते हैं कि ये एक बंदे की एग्जीक्यूशन से बात शुरू हुई, राइफल से शुरू हुई, और राइफल के रिफ्यूज़ल से अगले एक बंदे की डेथ हुई। उससे फिर जो है बहुत सारे और भी लोगों ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, और फाइनली जब उन्होंने ब्रिटिश जब ऑफिसर्स को मारना शुरू किया, तो अब ये एक सिचुएशन बन गई। अब देखें कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अब आजकल अपोजिशन जो है वो कहती है कि जी, हालांकि शायद उनका अपना कोई मोटिव होगा कि उन्होंने पोलिटिकल पावर के लिए ये एहतजाज कर रही है ना, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब महंगाई भी है जी, कुछ लोग शायद महंगाई की वजह से उनके साथ आ जाएंगे जी, कुछ लोगों को जो है जॉब्स के इश्यूज होंगे स्टूडेंट्स को, शायद तो वो इस वजह से आ जाएंगे, उनके साथ आ जाएं। मतलब मैं जैसा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ताजिर जो है उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वो शायद उस वजह से साथ आ जाएं। तो ये सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि शुरू तो ये आर्मी के अंदर से हुई, ये जो है रिवोल्ट शुरू हुई। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो पहले हमने वो जितनी भी एग्जांपल जो है डिस्कस की हैं, जो वो उसको काजेज हमने डिस्कस की हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो टैक्स लगे हुए थे, तो इसके साथ फार्मर्स भी शुरू हो गए, उन्होंने किसान भी साथ मिल गए, मजदूर भी साथ मिल गए जो जॉब लेस हुए हुए थे। बाकी जो आर्मी जिन लोगों को निकाला गया था, वो जो मैंने आपको बताया था जिस स्टेट से निकालते थे वो, तो ऐसा ऐसा सब ने एक मौका देखा कि जी अब हमारे पास मौका है। किसी को मज़हब का शायद इशू था कि वो मज़हब के जो आप कह सकते हैं जो लॉ इंट्रोड्यूस करवाए हुए थे, तो वो सारे लोग किसी न किसी तरह से इनको ज्वाइन करते गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वार है ये इसका स्प्रेड होता गया, ये फैलती चली गई। मैसूरा, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद एंड दिल्ली, इन एरियाज़ में जो है ये ऐसा ऐसा लोगों ने इनके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि जब ये मामला बिगड़ने लगा, तो अब जो आपने इन्होंने क्या कि इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश ने अपने आप को।
अब जब इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, वो किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया, एक तो आपने सारे लोगों को मतलब अपने ब्रिटिश जो है उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके जो ऑफिसर्स थे उनको डिप्लॉय किया, और दूसरा जो अभी मौज़म ने या शायद किसी ने कहा था कि जी इन्होंने लोगों को पैसे दिए या नहीं दिए, तो इस तरह से अब इन्होंने जितने भी बड़े बड़े जागीरदार थे ना इंडिया में, ख़ास करके पंजाब की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान की बात कर लें, तो उनको, और फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या जो आप कह सकते हैं पीर जो थे ख़ास करके, जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग्स थी, उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया, फतवे उनसे लेना शुरू कर दिए कि वो फतवे दें कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना जो है ये मतलब उस तरह से जायज़ नहीं है। जो पीरों ने कुछ ने फतवे दिए, कुछ ने प्रैक्टिकली उसका हिस्सा बने, और वो ब्रिटिश के हाथों इस्तेमाल हुए, और लोकल इंडियंस को उन्होंने वो किया, आप कह सकते हैं धोखा दिया। वो जब मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा ना कि जी क्यों हम फेल हुए, तो उस पर हम बात करते हैं काजेज़ में कि हाँ ये जो वार है इसमें हम फेल क्यों हुए, तो उस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ तक यही मैं मतलब काफ़ी है कि इन्होंने जब रीऑर्गेनाइज किया और लोकल लैंडलॉर्ड्स को अपने साथ मिलाया, और इसके साथ साथ जो इन्होंने क्या किया कि जो बहादुर शाह जफर द सेकंड है उसको क्या किया, उसको जब कैद कर लिया, उसने सरेंडर कर दिया ना, डेफिनेटली अब उसने सरेंडर ही करना था जब उसके पास तरह से पावर भी नहीं थी और वो दिल्ली के अंदर ही सिर्फ वो कर रहा था। तो दूसरी तरफ जो रानी ऑफ झांसी जिसका नाम लक्ष्मी बाई था, जो बहुत ज़्यादा इनको चैलेंज कर रही थी और उनको टफ टाइम दे रही थी ब्रिटिश को, उसकी डेथ हो जाती है 1858 में। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका कंट्रोल दोबारा से ब्रिटिश का संभलता गया, और फिर जो है ये फाइनली जो है अगस्त में 1857 में ये वार का एंड हो जाता है और ब्रिटिश अपना कंट्रोल संभाल लेते हैं। और यहाँ से एक जो चेंज आता है वो आगे अगली साइड में हम बात करते हैं। ये रानी ऑफ झांसी पे भी मैंने आपको बताया एक मूवी है, इसको भी काइंडली अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा, इसी टाइटल से है। अच्छा जी, आगे हम अगली बार स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से जो है ये लोकल इंडियंस जो हैं वो हारे क्यों थे, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस कामयाब क्यों नहीं हो सकी जंग आज़ादी। काजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द लोकल इंडियंस। नंबर 1 सबसे पहले था कि लैक ऑफ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कि ये यूनाइटेड नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया ना जी, कुछ 500 लोग अगर फर्स्ट सपोज जी इलाहाबाद में इन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिए, कोई 1000 बंदा जो उसने दिल्ली में कर दिए, कोई 1500 या 2000 कानपुर में है, कोई झांसी में 5-7 हज़ार हैं, इस तरह से। तो मतलब ये यूनाइटेड नहीं थे। अगर फॉर सपोज आज का भी मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो यूनिटी में कहते हैं ना कि अब 10 लोग जो हैं वो मियाँ वाली में रिवोल्ट शुरू कर दें, 50 लोग जो हैं मुल्तान में हो, 100 लोग सिंध में हो, कोई 50 इधर हम इस्लामाबाद में हो, हमारा कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ना हो, आपस में कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ना हो, तो फिर हम कैसे उसमें कामयाब हो सकेंगे। तो सबसे पहली काज जो आप कह सकते हैं कि यूनिटी नहीं थी। ये डिफरेंट एरियाज़ में लोग थे और उनको आप जो यूनाइटेड नहीं होते तो उनको क्या करना आसान था, उनको सब जो आप सप्रेस करना आसान था। तो ये एक नंबर 1। नंबर 2 जो काज थी वो ये थी कि क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप जो है उसका क्राइसिस था। वो कैसे था कि जी फॉर सपोज यहाँ पे देख लें कि जो दिल्ली में कौन लीड कर रहा है, बहादुर शाह जफर। झांसी में कौन कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई। इधर इलाहाबाद में कोई और है, कानपुर में कोई और है। तो वो अपनी अपनी उनकी डायरेक्शंस हैं, कोई आप उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका अपनी अपनी आप कह सकते हैं ट्रिक्स हैं। तो कोई एक यूनाइटेड लीडरशिप नहीं थी। अगर एक लीडरशिप होती तो फिर शायद जो है इसके रिजल्ट डिफरेंट होते। तो ये यूनाइटेड लीडरशिप नहीं थी, इसका क्राइसिस था। थर्ड जो चीज़ थी वो क्या था, लैक ऑफ पॉपुलर स्पोर्ट एंड रिसोर्सेज। अब पॉपुलर स्पोर्ट से मुराद ये है कि अगर पूरा इंडिया जो है वो इसके अगेंस्ट इनके ब्रिटिश के खिलाफ निकलता तो फिर क्या मतलब ऐसा पॉसिबल था कि ब्रिटिश जो है वो इसके सामने जो स्टे कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते थे। तो वो सारे पॉपुलर स्पोर्ट नहीं थी, ये कुछ एरियाज से जहाँ पे ये हो रहा था, पूरे इंडिया में नहीं हो रहा था। अगर पूरे इंडिया में जो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट होती तो बिल्कुल ब्रिटिश को हराना आसान था। तो ये था। और दूसरी जो चीज़ इसी के साथ जुड़ी हुई, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जब आप जंग लड़ रहे होते हैं आपको वेपन्स भी चाहिए होते हैं, आपको खाना भी चाहिए होता है, आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है, आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होने चाहिए। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो भी इस तरह से इनके पास नहीं था जो लड़ रहे थे। तो इस वजह से जी आप कह सकते हैं कामयाब नहीं हो सके। अब आते हैं जी फोर्थ वन, जो बेट्रेयल ऑफ द ट्रेटर्स। तो बहुत सारे ऐसे गद्दार थे जो मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ही थे कि जब कोई मीटिंग होती थी कि कल हमने वहाँ पे हमला करना है, तो वो जाके ब्रिटिश को बता देते थे इससे पहले कि मुसलमान या जो लोकल इंडियंस हैं वो हमला करते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता था। इसकी 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। द ड्यू अपोलॉजी, जो ये शाह मोहम्मद कुरैशी को तो आप सब लोग जानते होंगे। यस सर। यस सर। इसी नाम से इनके दादा हैं या परदादा हैं मेरे ख्याल में, उनका नाम था शाह मोहम्मद कुरैशी, जो बड़े शाह मोहम्मद कुरैशी थे ना। ठीक है। तो वो उस वक्त वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौर में जो है यहाँ के गद्दी नशीन थे, इस मुल्तान वाले इस गद्दी के।
तो उन्होंने ये हिस्ट्री है, इसके ऊपर मैंने पहले वाली क्लास जो बीबीए वाले उनको भी बताया, आप अगर गूगल भी कर लेंगे तो मुल्तान के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है जी तुराबुल हसन सरगाना साहब, सरगाना। तो उन्होंने पूरी पीएचडी की है इसी के ऊपर, और उसका टाइटल एग्जैक्ट मेरे माइंड से निकल गया है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रोल ऑफ पंजाब, कुछ इस तरह से यही टाइटल है, लेकिन तुराबुल हसन सरगाना आप लिखेंगे तो आ जाएगी सामने, ऑक्सफोर्ड से वो पब्लिश हुई है बुक। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है, और बाकी भी बहुत सारी बुक्स हैं इस पर। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी एंड कंपनी थी उस वक्त के, वो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूँ जो इनके बड़े थे, उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों और जो लोकल इंडियंस जो थे वहाँ पे, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे मुल्तान में और इस एरियाज़ में, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने और लोगों ने, इन्होंने क्या किया, अपने मुरीदैन को साथ लेके उस वक्त और उनको मरवाया, और जो ब्रिटिश की तरफ से इनको फिर उनके बदले में ये बड़ी बड़ी जागीरें और बड़े बड़े इनके जो है ज़मीनें, ये सारी इनको अलाट की गई। इसी तरह से बाकी भी जो गिलानीज और इन कंपनीज वहाँ पे हैं, ये सिर्फ वहाँ की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह पंजाब में बहुत बड़े जो बड़े बड़े जितने भी लैंड लॉर्ड्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मटेरियल की और लोकल बेचारे जो थे उनको मरवाया, और उनको पकड़ पकड़ के ब्रिटिश को दिया गया, और इनको फिर उसके बदले में बड़ी बड़ी जागीरें और बड़ी बड़ी लैंड जो हैं वो दी गई। तो एक काज ये भी थी, जो ट्रेटर्स किस्म के लोग थे यहाँ पे, ये भी एक आप कह सकते हैं वन ऑफ द काजेज ऑफ दी फेलियर ऑफ दी लोकल इंडियंस था। फिर जी नॉन कॉपरेशन ऑफ सिक्स बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो सिख भी जो थे इसी तरह से हिंदूज़ और मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे थे इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। वो आप कह लें कि अगर मुसलमानों के साथ नहीं थे तो ब्रिटिश के साथ टू सम एक्सटेंट थे, लेकिन उस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, अगर वो नहीं साथ लेंगे इसका तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कह सकते हैं कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंग्लिश ट्रूप्स, कि उस तरह से ना तो वेपन्स थे लोकल जो इंडियंस हैं उनके पास इस तरह के, उनके पास है ब्रिटिश के पास, और ना ही उस तरह से वो ऑर्गेनाइज थे जिस तरह से ब्रिटिश थे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये उस तरह से वो रिजल्ट नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। अब लास्ट स्लाइड है जी, जो जिसमें हमने ये बात करनी है कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो होती है, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपका सर। माइक म्यूट अच्छा हो गया अच्छा था। अच्छा, ठीक है जी, सॉरी। तो जो इफेक्ट्स ऑफ द वार थे वो ये था कि अब ये जो वार है इसमें डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जो लोकल इंडियंस थे वो हार गए उस तरह से, या आप कह सकते हैं कि हारना भी गया। तो वो रिजल्ट्स जो उनको चाहिए थे इमीडिएट, वो चाहते थे कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जाए, वो नहीं भगा सके। लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या है? इसके इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो ये है कि जी एंड ऑफ मुस्लिम रूल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, कि अब जो मुसलमानों का रूल, भले वो उस तरह से कम्पिटेंट थे या नहीं थे, पावर थी या नहीं थी, या जितना भी कंट्रोल था, लेकिन रूल तो उनका चल रहा था ना। जो बहादुर शाह जफर तक मैंने आपको बताया कि लास्ट रूलर तो वो था, अब वो भी नहीं रहा। वो एक सिंबॉलिक हेड आप कह लें, या उसके पास पावर कम है ज़्यादा, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो अब चेंज क्या आ गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज, अब कह रहे थे सिस्टमेटिकली जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज हो गई है। अब मुसलमानों का रूल सिस्टमेटिकली ख़त्म हो गया, जो सिंबॉलिक पहले था। दूसरा चेंज क्या है कि क्वीन जो थी, क्वीन जो प्रिंसेस वहाँ पे बरतानिया में अब कह सकते हैं कि रूल कर रही थी, उसने क्या किया कि एक इंट्रोड्यूस करवाया एक्ट जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके थ्रू अब उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल संभाल लिया बरतानिया ने। जो पहले नहीं मैंने आपको बात की थी कि ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया, कि पहले इससे था 1858 से पहले जो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे रूल कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वीन। ठीक है, बीच में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई। अब डायरेक्टली जो है क्वीन वहाँ से बैठ के जो है वहाँ पे यहाँ पे रूल करेगी और अपना वायसराय लगाएगी और अपना जो एक सिस्टम होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है जी, दूसरा चेंज ये आया। तीसरा ये था कि ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टूवर्ड्स द मुस्लिम्स, कि अब जो ब्रिटिश थे उनके माइंड में ये था कि ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है इसका सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है जिसने रिबिलियन की है या जो कौम है वो है मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों का रूलर था बहादुर शाह जफर, हालांकि बाकी भी थे। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी आप कह सकते हैं कि पॉलिसी शुरू करवा दी कि उस तरह से जॉब्स में भी, उस तरह से आप कह सकते हैं हुकूमत में और बाकी जितने ओहदे थे, तो मुसलमानों को उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया जाता था जैसे बाकी कम्युनिटी को किया जाता था। तो ये एक इसका इम्पैक्ट आया। अब इससे अगली चीज़ जो है वो ये थी कि हिंदू और मुसलमान भले दो अलग कौमें या आप कह सकते हैं उनका कल्चर था या जो भी था, लेकिन अब आप देखें कि पहले जब दिल्ली सल्तनत थी, जब मुगल रूल कर रहे थे, तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे। इवन जो हिंदूज़ हैं वो बड़े बड़े वजीर भी रहे हैं मुसलमानों के उस दौर में, अकबर के और बाकी लोगों में,
और आर्मी में भी सर्व करते थे, तो इकट्ठे रहते थे। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि जानबूझ के जो है वो क्या करते थे, अब आगे जो हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी शुरू कर दी कि जी मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम है। और कभी वो क्या करते थे, हिंदुओं को ज़्यादा वेटेज दे देना, उनको ज़्यादा सीट्स दे देनी, उनको जॉब्स में अकोमोडेट करना, और दूसरे लम्हे में क्या करना कि अब हिंदू जो हैं उनको अगेंस्ट जो मुसलमानों को खड़ा कर देना, या मुसलमानों को ज़्यादा सीट्स दे देनी या उनको कर देना। तो मतलब इनको आपस में गल्फ जो है क्रिएट करना शुरू कर दिया कि ये हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहें और हम जो है रूल करते रहें। और वो ऐसा ही हुआ कि वो मज़ीद जो रूल 150 साल वो कर गए इसी चक्कर में कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को गिरबान पकड़े हुए हैं और मुसलमान हिंदुओं को पकड़े हुए हैं, और वो खामोशी से जो है ऊपर बैठ के इसको चलाए जा रहे हैं मुल्क। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका इम्पैक्ट ये आया कि जब ये गल्फ बढ़ा, हिंदू और मुसलमान लग लगे, तो अब मुस्लिम नेशनलिज्म बढ़ा। मुस्लिम नेशनलिज्म क्या है कि जो मुसलमान एक अलग कौम है और अब हमें जो अलग कुछ सोचना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लॉन्ग टर्म जो है इम्पैक्ट जो है आप पढ़े इमीडिएटली, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका इम्पैक्ट कोई वो हुआ जो सिवाय इसके कि ये जो चेंज हुआ, ब्रिटिश रूल आ गया और मुसलमानों का रूल ख़त्म हो गया। तो ये इससे ऑनवर्ड जो हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम नेशनलिज्म कैसे था और इसके क्या इम्पैक्ट्स आए, तो ये इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि क्लास यहाँ तक आप सब लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपने कोई क्वेश्चन करना है या कोई चीज़ क्लियर करनी है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। ओके सर। डन है, सब लोगों को क्लियर है? यस सर। सर चलें जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक खैर करे, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबके लिए इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके सर, अल्लाह